हमें पता ही नहीं हमें आगे क्या करना है। हमें तो केवल इतना पता है कि 10th पास करनी है, 12th पास करनी है। आगे जैसा पेरेंट्स कहेंगे या किसी पड़ोस में या किसी साथी को देखेंगे, उसी फील्ड में हम भी अपना अप्लाई कर देंगे। जब हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, 10th 12th जब हम करते हैं और फिनिश करते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लाइफ में क्या आता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आता है अपना राइट डायरेक्शन और राइट करियर को कौंसिल करना, राइट डिसीजन लेना कि मुझे किस करियर में जाना है। ये सबसे बड़ा ये डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इस जगह पे आपके साथ हम हमारे जैसे कैरियर काउंसलर्स आपको सपोर्ट करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ का ये डिफ़िकल्ट डिसीजन राइट तरीके से लें और अपने करियर में राइट मूव ले सकें। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में सुभारती टीवी पर, और मैं हूं आपके साथ रीमा यादव। आप इस प्रोग्राम को हमेशा से देखते आ रहे हैं और इसके साथ हमारे साथ जो डॉक्टर कृष्णा जी हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं, तो आइए उनसे भी सुनते हैं। देखिए बच्चों, वैसे तो सर ने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता ही दी है। बाकी एक लाइन में और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अपने कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा। तो अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आप वहाँ अपने स्पोर्ट्स के बेस पे उस में आप लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट होता है, आप लोगों को उसका कंसेशन मिलता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। जैसे हमारी कैटेगरीज हैं, अगर हम एससी, ओबीसी और जनरल अलग अलग उससे जाते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट रहता है, और स्पोर्ट्स का कोटा जो है वो आपको मिलता है। तो स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शन सर ने बताए। तो आप लोग उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन से स्पोर्ट को आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपका क्रेज़ क्या है और उसमें आपके हर्डल्स कितने हैं, क्या आप उतने कैपेबल हैं, आप अपने आप को नौछावर करेंगे कि आप उस गोल को अचीव करें और उस स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाएं और लाइफ में कुछ करके दिखाएं, जैसे हमारे बाकी प्लेयर्स कर रहे हैं, देश का दुनिया में नाम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन शब्दों को रखने के लिए। इसके बाद हम अपने अगले पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हुए मिस्टर योगेश, जो कि ज्योग्राफी टीचर हैं, आइए अब हम इनसे बात करते हैं। आफ्टर 12th ज्योग्राफी में आपका क्या क्या कैरियर बन सकता है? बीएससी ज्योग्राफी या बीए ज्योग्राफी, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट। क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में 3 ईयर कंप्लीट करने के बाद क्लाइमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जा सकते हो आप, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट भी। उसके अलावा डेमोग्राफी, सेंसस वगैरह बेटा। बीएससी करने के बाद जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, सर्वे वगैरह, सेंसस हो रहा है हमारा, मलेरिया का हो या सेक्स रेशो का या लिटरेसी रेट का, डिपार्टमेंट में जा सकते हो आप। जीआईएस रिमोट सेंसिंग, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सैटेलाइट्स के फील्ड में भी आप बीएससी करने के बाद जा सकते हो। उसके बाद एमएससी के बाद आप या मास्टर ऑफ आर्ट्स टीचिंग फील्ड में, मास्टर के बाद आप एमफिल, पीएचडी भी कर सकते हो। और उसके बाद ये आप डिफरेंट मेन कि क्लाइमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, डेमोग्राफी, सर्वे, डिफरेंट फील्ड सर्वे, आप इन चीज़ों में जा सकते हो। सर ने आपको ज्योग्राफी के ऑप्शंस के बारे में बताया कि आप किस किस फील्ड में किस किस डिपार्टमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं और अपना ज्योग्राफी के साथ अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। यहाँ पे सर ने एक चीज़ ऐड ऑन की कि अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप अपनी हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मास्टर्स किया, अभी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज हुई है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको शायद ये जानकारी ना हो या आप लोगों ने उसको रीड आउट नहीं किया हो कि अभी हमारा एमफिल को रिमूव कर दिया गया है। अब हम मास्टर्स के बाद सीधा पीएचडी कर सकते हैं। तो जो हमारा 1 ईयर का एमफिल प्रोग्राम होता था वो प्रोग्राम अब नहीं होगा, आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं। तो आपको अपनी मास्टर्स के बाद में नेट क्वालिफाई करना होगा और उसके साथ साथ पीएचडी में एनरोल करना पड़ेगा आपको। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको पीएचडी एनरोल करते ही एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ले लेती हैं जब आप नेट क्वालिफाई होते हैं। तो अगर आप जेआरएफ क्लियर कर जाते हैं तो आपको रिसर्च के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिलते हैं।
तो आप रिसर्च वर्क के लिए आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट के फंड्स पे ही आप अपना रिसर्च और पीएचडी कर सकते हैं। तो आप अपनी मास्टर्स प्रॉपर तरीके से करें, आप ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हैं, उसके बाद में नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और आप अपने प्रोफेसर के कैरियर को ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो अब जो हमारे अगले पैनलिस्ट हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। वो मास्टर्स हैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स में। भाई मैथ्स का हुआ बहुत रहता है बच्चों में। बच्चे अक्सर मैथ्स से डर जाते हैं और फिर उसको आगे अपने करियर में ऑप्ट नहीं करना चाहते। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से भी थोड़ा बहुत डर रहता है बच्चों में और उसको भी वो ऑप्ट नहीं करते हैं एज अ करियर अपने लाइफ में। तो अब हम बात करते हैं संदीप कुमार शर्मा जी से, जो कि 17 इयर्स एक्सपीरियंस है इनके पास, और हम जानेंगे कि वो किस तरीके से बच्चों को बताएं कि इस सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली वो कैसे ऑप्ट कर सकते हैं एज अ करियर ऑप्शन। थैंक यू मैम। शुक्रिया आप सभी लोगों का मुझे मौका देने के लिए, यहाँ बोलने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स को बच्चे काफ़ी होवा समझते हैं, बड़ा मुश्किल समझते हैं मैथमेटिक्स को। उसके पीछे मेन प्रॉब्लम जो है कि बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, टोटल मैथमेटिक्स बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ बेसिक्स कमज़ोर रहेंगे, मैथमेटिक्स फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो चेन बाय चेन चलते हैं। जो फर्स्ट आपने स्टेप पूरा किया, देन लेटर ऑन यू कैन मूव फॉर द सेकेंड स्टेप, देन फॉर द थर्ड स्टेप एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर आपके पास बेसिक्स क्लियर 6th 7th 8th के बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं इश्यू होगा कि आपको 9th में 10th में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम उनसे जनरल देखने को मिलती है। और ये कुछ कोविड के कारण भी कुछ ऐसा रहा, जहाँ ऑनलाइन क्लासेस होने के कारण हम लोग बेसिक्स अच्छे से ना टीचर्स पूरे क्लियर करा पाए, ना बच्चे पूरे क्लियर कर पाए। तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉबैक रह गया। तो यहाँ अगर आपको मैथमेटिक्स के बारे में बात करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। और आई एम श्योर कि उनसे मैथमेटिक्स कहीं मुश्किल नहीं है। और जो बच्चा मैथमेटिक्स में कहीं इंटरेस्ट हासिल कर लेता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्रू आवर लाइफ कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा रहता है। कहीं भी आप जो सा लाइफ में इवन छोटे मोटे हिसाब भी करते हैं, लेकिन कोई लेबर पर्सन भी है तो वो भी जो सा मैथमेटिक्स को जो सा साथ में लेके चलती है। और जहाँ रही बात मैथमेटिक्स में कैरियर बनाने की, तो हम अगर आफ्टर 12th मैथमेटिक्स को जो सा है ऑप्ट करना चाहते हैं, नो डाउट कि मैथमेटिक्स सिर्फ बीएससी ऑनर्स ही नहीं कर सकते हम लोग। मैथमेटिक्स को आप विद बीए बैचलर विद आर्ट्स आप मैथमेटिक्स रख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के साथ मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं, तो उनके लिए ऑप्शंस खुले रहते हैं कि वो उनसे ह्यूमैनिटीज़ दैट मीन्स बैचलर इन आर्ट्स के साथ मैथमेटिक्स को हैंडल कर सकते हैं। तो उनके लिए ईजी हो जाता है कि कई कंपटीशन एग्ज़ाम जो है हमारे, जो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकलते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स पार्ट है। तो वहाँ बच्चों को चीज़ें हैंडल करने में काफ़ी ईजी होता है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे सर ने बताया कि 4 सब्जेक्ट मेनली जिनसे कवर किए जाते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। तो वहाँ बच्चों को जो परसेंटेज मूव कराता है, जो बच्चों को आगे लेके आता है, वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग होता है। और जिनका मैथमेटिक्स का बेस अच्छे से क्लियर होगा, जिन्होंने इवन 12th तक मैथमेटिक्स पढ़ा है, बैचलर मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपने आप को बहुत अच्छे से परफॉर्म करा सकते हैं। और बाकी कॉम्पिटिटर के साथ जो है वो कहीं आगे रनअप करते हैं, कहीं ना कहीं आगे मूव करते हैं। और बात खाली इतनी ही नहीं कि हम खाली मैथमेटिक्स की बात करें, ये प्रतिभाएं आप लोगों की हैं। आपको खुद को पहचानना है कि वास्तव में आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हर एक बच्चा मैथ्स में अच्छा हो। दिखने में बच्चे सब एक जैसे हैं, लेकिन इट्स नॉट द गारंटी कि उनका IQ लेवल भी सबका सेम हो। IQ लेवल सबका अलग अलग हो सकता है। तो ये आपको पहचानना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप उस चीज़ को करें जिसमें आपको लगता है कि इंटरेस्ट भी है आपका, और आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। कि जहाँ इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली जो आप उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से इंटरेस्ट करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उनसे करियर को ऐसे ही नहीं कि फलाने ने किया, उसने किया तो मैं भी वही करूँ। बच्चे, उसने कितनी मेहनत करी ये आपको नहीं पता। क्या आप उतनी मेहनत कर सकते हैं? क्या आपका पोटेंशियल, आपका IQ लेवल, क्या आपके घर का माहौल, क्या आपका इकोनॉमिक स्टेटस ये कहता है कि आप उस चीज़ को करें? तो उन चीज़ों को करने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। तो अपने आप को थोड़ा पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपकी अंदर प्रतिभाएं क्या हैं। आप समझिए, और वक्त में कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, दिक्कत होती है, तो
आपको हमेशा ये देखना है कि आपके लिए किस समय कौन चीज़ बेहतर है, उस चीज़ को ऑप्ट कीजिए। और कहीं ना कहीं ये कोशिश कीजिए कि आप जितने आपके स्पेस अवेलेबल हैं उन स्पेस का बेहतर तरीके से यूज़ करें, ताकि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सके और बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। थैंक यू सो मच आपका संदीप जी कि आपने इतनी अच्छी बातें मैथ्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बच्चों को बताई और उन्हें ये बताया कि वो कैसे आगे करियर में इन सब्जेक्ट्स को चूज़ करके सक्सेस पा सकते हैं। तो अभी हमारे प्रिंसिपल साहब मिस्टर अजय कुमार जी कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। संदीप जी, आपने बच्चों को जो जानकारी दी है उसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें न केवल मैथ, साइंस, इंग्लिश बल्कि हिंदी का भी अहम रोल होता है। हिंदी में वही जिस तरह से आप 12th के बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपका सारा व्याकरण जो आपने 6 to 10 तक पढ़ा है वही रिपीट होता है, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। आप 10th और 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आपका सारा का सारा जो व्याकरण आपने स्कूलिंग टाइम में पढ़ा, 6 to 12 तक जो आपने पढ़ाई की, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने कई बार ऐसे टीचर्स से या जो अदर फील्ड में जॉब करते हैं उनसे बात हुई है, तो वो बाद में कहते हैं कि सर हमें वही चीज़ें जो हमने स्कूलिंग टाइम में लापरवाही की, जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, जिन चीज़ों को हमने याद नहीं रखा, उन्हीं चीज़ों के लिए हमें स्कूलिंग के बाद कोचिंग लेनी पड़ी, वो चीज़ें हमें फिर से रिपीट करनी पड़ी और वहाँ पैसे दे करके हमने वो चीज़ें सीखी जो आप स्कूल में पढ़ाते थे, आपने स्कूल में सिखाई थी, उस समय हम लापरवाही कर गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो स्कूल की पढ़ाई है उसको किसी तरह से कम मत समझिए। यही आपका बेस है, यही आपको आगे किसी भी फील्ड में आपकी सक्सेस को बनाता है और वही आपका बेस होगा। आगे जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट जो आपने अब पढ़ा है आगे आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, चाहे आपका वो साइंस में आपका फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे आपका जियोलॉजी है, तो आपके तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपके बेसिक्स काम आएंगे। वही चीज़ें जो आप स्कूल टाइम में पढ़ रहे हैं वही आपको ब्रॉड लेवल पर आपको विस्तार से पढ़ना होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ इस बार आपको एक और नई जानकारी मैं दे दूँ, क्योंकि पहले इस तरह के बहुत सारे केसेस आते थे। कुछ लोग क्या करते थे कि जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको किसी ने कह दिया कि आप फलां यूनिवर्सिटी से एक बहुत अच्छा कोर्स हो रहा है, पड़ोसी बच्चा कर रहा है, वहाँ से आप उस कोर्स को कर लीजिए, वो डिस्टेंस से करा रहा है। और फिर उसके करने के बाद हमारे पास क्या होता था कि एक हमने रेगुलर कोर्स कर लिया और एक हमने डिस्टेंस से कर लिया, तो फिर हम अपनी एक डिग्री छुपाते हैं, दूसरी को दिखा नहीं सकते, शो नहीं कर सकते। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पहले बहुत सारे ऐसे केसेस कोर्ट में भी पेंडिंग थे, या उन पर इस तरह का डिसीजन आया कि आप केवल एक ही कोर्स कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल वन टाइम में रेगुलर वन कोर्स ही अलाउ करती थी, लेकिन इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ये क्लियर कर दिया कि आप रेगुलर कोर्स के साथ डिस्टेंस का कोई भी दूसरा कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो इस तरह की आप नई नई जानकारियों से अपडेट रहिए। आप अपने काउंसलिंग खुद कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बैठ कर के बात कर सकते हैं, डिसीजन आपको खुद लेना है। जो बच्चा खुद डिसीजन लेगा अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार, वही बच्चा आगे सक्सेस होगा, वही अपना बेहतर फील्ड चुन सकता है। सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातें रखी और बताया आप लोगों को, और एक बहुत अच्छी बात सर ने ऐड ऑन की कि ड्यूअल डिग्रीज आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आप एक साथ 2 यूनिवर्सिटी से अलग अलग कोर्स करना चाहते हैं तो आप एक रेगुलर और एक डिस्टेंस से आप कोर्स कर सकते हैं। दोनों की मान्यता वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार का। तो आप 2 कोर्स अगर साथ में करना चाहते हैं, रेगुलर चल रहा है और आपका डिस्टेंस से भी करना चाहते हैं, तो दोनों की सेम मान्यता है, आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें कि डिस्टेंस से अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने करियर के लिए साथ साथ कुछ भी ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी आपने सुना कि किस तरीके से हमारे पैनलिस्ट ने आपके सारी चीज़ें आपको ये बताई। अभी हम जाएंगे स्टूडेंट्स की तरफ और जानेंगे उनसे कि उनके क्या सवाल हैं करियर रिलेटेड। तो अब हम चलते हैं हमारे यहाँ पे मौजूद खूबसूरत और प्यारे बच्चों की तरफ। तो बच्चों के क्वेश्चंस लेते हैं। Good afternoon to all the teachers and the panelists. I am Nidhi from 12th B Humanities. Actually, I want to ask only one question which is very familiar to us कि सभी लोग ये बोल देते कि आर्ट्स किस लिए सोच के लिए तुम लोगों ने क्या सोचा था तुम लोगों ने जो आर्ट्स ली? साइंस भी ले सकते थे और या फिर कॉमर्स भी ले सकते थे। तो मुझे सिर्फ यही पूछना है कि क्या मैंने आर्ट्स लेके या जो मेरे और क्लासमेट्स हैं उन्होंने कोई गलती की है? अगर मैंने आर्ट्स ली है तो उसमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर और चीज़ें हैं जिससे हम अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं? तो बस मेरे जो भी साथी हैं उनका भी यही एक क्वेश्चंस रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी हमें इसी चीज़ से होती है। तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है अगर, तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे सभी साथी भी। आपका जो क्वेश्चंस है कि हम आर्ट्स क्यों पढ़ते हैं, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी आपसे इस तरह का प्रश्न करें उनको ये जवाब देना कि आर्ट्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। आर्ट्स पढ़ करके आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उस अलग अलग सब्जेक्ट के फील्ड में आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश को चलाने वाले कौन हैं। इस देश को चलाने वाले हमारे नेता हैं। जो नेता आपके ज़्यादातर आर्ट्स स्ट्रीम से ही निकले हुए होते हैं। आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस उसमें हेल्प करता है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे जितने भी उन पॉलिटिशियन को, जितने भी मिनिस्टर, हमारे पीएम किसकी सलाह से चलते हैं। जितने भी हमारे आईएएस हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए आईएएस हमारे जो आर्ट्स पढ़ करके जो स्टूडेंट निकलते हैं उनमें से मोस्टली आईएएस निकलते हैं। उनकी संख्या ज़्यादा होती है जो आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ करके निकलते हैं। कि ये तो केवल 2 बताने के हैं। आप अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग फील्ड में आप मास्टर डिग्री करके एमफिल पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप पब्लिशर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए आप हिंदी में, मैं बताना चाहूँगा विशेष तौर पर, हिंदी में आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद ट्रांसलेशन कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, आप उसको करके उसके लिए एसएससी के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं ट्रांसलेटर कोर्स की, ट्रांसलेटर जॉब के लिए। आप पार्लियामेंट में भी ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकलती हैं। आप जब ट्रांसलेटर करने के बाद उसमें आप बहुत जल्दी, मैं कहूँगा कि आप शायद लोअर पोस्ट पे अपॉइंट होकर के और हायर पोस्ट पर इतनी जल्दी नहीं जा सकते जितना आप ट्रांसलेटर बन करके जा सकते हैं। पार्लियामेंट में मैंने देखा है कि 5-6 साल के बाद जो ट्रांसलेटर अपॉइंट हुआ था वो इंटरप्रेटर हो जाता है और एज ए क्लास 1 ऑफिसर हो जाता है। आप हिंदी ऑफिसर लग सकते हैं, आप टीचिंग जॉब में आ सकते हैं, प्राइमरी लेवल पर आ सकते हैं, सेकेंडरी लेवल पर आ सकते हैं, पीजीटी सीनियर सेकेंडरी पर आ सकते हैं। आप कॉलेज में एमफिल पीएचडी करने के बाद कॉलेज में लेक्चरर लग सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड है, हर सब्जेक्ट में इसी तरह से है। किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं। छोटे छोटे जॉब भी है उसमें है। आप कहीं पर भी देखिए
कहीं पर भी कोई बुक छपती है, आप राइटर बन करके आप राइटर ना बनना चाहें तो आप प्रूफ रीडर बन सकते हैं। आप इंग्लिश का, हिंदी का सब्जेक्ट पर पकड़ है, आपको लैंग्वेज पर पकड़ है, तो आप प्रूफ रीडर भी बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ आप जिस भी सब्जेक्ट को चुनते हैं, जिस पर भी आपको भरोसा है, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, आप उस सब्जेक्ट में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। न केवल भारत में बल्कि हमारे देश से बाहर भी हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की बहुत डिमांड है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि बच्चा कॉमर्स लेकर के ही वही ज़्यादा कमा सकता है, वही आगे बढ़ सकता है, या साइंस का स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकता है, वही डॉक्टर बन सकते हैं। आपको केवल वो गिने चुने फील्ड मालूम है कि बस इंजीनियर और डॉक्टर, इसके अलावा आपको मालूम ही नहीं। इससे बहुत ज़्यादा, बहुत संख्या में इतने फील्ड हैं कि आप उनकी जानकारी लीजिए, आपको एक ही सब्जेक्ट में बहुत सारे फील्ड मिल जाएंगे। उसमें आपको चुनने में बड़ा, डिसाइड करने के लिए आपको किसी काउंसलर की जरूरत पड़ेगी। तो आइंदा आपसे कोई ये कहे कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चुना, ये क्यों पढ़ रहे हो, इससे क्या होगा, तो आप उनको जवाब दे सकते हो। तो मैं सोचता हूं कि अब आपके सामने इस तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि आप इस तरह का सब्जेक्ट या आपने इस तरह की स्ट्रीम क्यों चुनी। निधि, आपका जो क्वेश्चन था वो मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड था, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका जो सोसाइटी प्रेशर है आप उसको बखूबी डील नहीं कर पा रही हैं कि ह्यूमैनिटीज़ आपने क्यों ली, आप साइंस ले सकते थे, कॉमर्स ले सकते थे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, आपने सेल्फ इंटरेस्ट के बेस पे ये लिया है और आपको पता है कि ह्यूमैनिटीज़ के बेस पे आप कौन सा गोल अचीव करना चाहते हो, और वो आप साइंस में जाके या कॉमर्स में जाके इजीली अचीव नहीं कर पाते, जो आपने ह्यूमैनिटीज में जाके अपने गोल को अचीव करने का एक वे चुना है। तो सबसे पहली बात कि ये सिलेक्शन आपका है, आप बायस नहीं थे या इन्फ्लुएंस नहीं थे किसी से, आपने खुद चुना था। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपका सिलेक्शन है, आपने किसी से बायस होके, इन्फ्लुएंस होके या पेरेंट्स के प्रेशर से, सोसाइटी के प्रेशर से इस चीज़ को चूज नहीं किया, इस सब्जेक्ट को चूज नहीं किया। आपने इसके लिए अपना एक फ्लो चार्ट बनाया, एक प्लानिंग आपने की और आपने उसकी जर्नी, हर्डल सब देखे और आपको पता है कि इस तरीके से आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। हम हर इंसान को आंसरेबल नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। लाइफ में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे आपकी लाइफ में जो आपकी लेग पुलिंग करेंगे या आपको बैक पुश करेंगे। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप अपने डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ उस गोल को अचीव करना चाहते हैं और वो आप करके ही रहेंगे, क्योंकि उसकी जर्नी के बारे में आपको पता है। हर पूछने वाला आदमी आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उसको उस फील्ड की नॉलेज नहीं है या उसके बेस की नॉलेज नहीं है कि वो किस तरीके से उस गोल को अचीव कर सकता है। तो आप इस चीज़ को निर्धारित कर लें कि सामने वाला पूछने वाला किस लेवल पे है, उनका आईक्यू लेवल क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और वो आपसे बोल रहा है तो आपको उससे प्रभावित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो आपके सामने अल्पज्ञानी बैठा है, जो आप उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है और वो आपको डिमोरलाइज करना चाहता है, तो क्या आपको डिमोरलाइज होना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उनसे ज़्यादा पता है, बेहतर पता है कि आप अपना रास्ता आपने क्यों चुना है और आप उस गोल को अचीव करके ही रहेंगे और आप कहीं भी डगमगाएंगे नहीं। सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बातें रखी कि आप कैरियर ऑप्शन के रूप में क्या क्या कर सकते हैं। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, यू कैन ऑप्ट एनीवन, बट यू थिंक अबाउट इट, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर।
श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी व बाहर से आए हुए मार्गदर्शकों, सबसे पहले मैं आप सभी का आभार प्रस्तुत करना चाहती हूं कि आप सभी हमें भविष्य के लिए मार्गदर्शक प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए। सबसे पहले मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार डॉक्टर कृष्ण सर ने यह बताया था कि जब हम आगे ग्रेजुएशन करते हैं तो रेगुलर या डिस्टेंस, तो इन्होंने बताया कि डिस्टेंस हमारा कहीं ना कहीं टाइम सेवर होता है, लेकिन यूपीएससी जैसा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो बच्चे की स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादा देखता है। जैसे इंटरव्यू में होता है तो करंट सिचुएशन पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो बाहर से कई स्टेट के हमारे साथ बच्चे मिलते जुलते हैं, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं हमारी स्किल डेवलपमेंट को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो यदि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम कोई भी रेगुलर कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए या नहीं? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि चॉइस इज योर्स। आप रेगुलर कोर्स में जाना चाहते हैं, आप डिस्टेंस में जाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कोर्स में जाना चाहते हैं, ये आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। बट डिस्टेंस आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके पास टाइम सेविंग का एक ऑप्शन है। जहां आपने बात की कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, तो स्कूल लेवल तक आपके पास बहुत सारे करियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं और आपके बहुत सारे फील्ड विजिट्स भी होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं उस लेवल पे तैयार कर चुके होते हैं कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है। नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई, यू कैन अचीव योर गोल। रही बात जिस डेवलपमेंट की आप बात करना चाहते हैं या जिस कॉन्फिडेंस की आप बात करना चाहते हैं, तो एक स्टेप तो आप क्लियर कर चुके हो कि एक स्टेप आपने क्लियर कर लिया कि आप 12th पास आउट करके और अपने स्कूल से जितना भी आपको गेन करना था वो आपने गेन किया। अब आपके पास कॉलेज की जर्नी आती है। अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिलेबस क्या आएगा? 6 ऑनवर्ड एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है वो आपको अपना बहुत ही तरीके से रीड आउट करना होता है। जब आप 10th और 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम आपके ऊपर प्रेशर होता है 12th क्लास का, और आप अपना बोर्ड एग्जाम में पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा टाइम लगा देते हैं। लेकिन आपकी 6th क्लास से अभी तक की जो जर्नी रही है, अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछना चाहूँ क्या एनसीईआरटी की सभी बुक्स की नॉलेज आज आपको है? क्या हमें उसकी रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है? और अगर नहीं है तो आप जो भी चॉइस आप लेके चले हैं यूपीएससी की, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन आपके लिए बहुत सारे वे ओपन करती है कि आप घर में रह के उन सारे बेसिक ग्राउंड्स को फिर दोबारा से रिकनेक्ट करें, अपने नोट्स बनाएं, प्रॉपर तैयारी करें, और जब आप किसी भी पेपर को, एग्जाम को क्लियर करते हैं उससे पहले आप अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का साइड बाय साइड एक छोटा सा कोर्स करिए, जिसके लिए आप वरीड हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कैसे अपने गोल को अचीव कर पाऊंगी या मैं इंटरव्यू को कैसे फेस कर पाऊंगी। तो जब आप अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, आपका प्री क्लियर होता है, मेंस क्लियर होता है, तो आपके पास भरपूर टाइम होता है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। उस दौरान जब आपका इंटरव्यू फेस करने का टाइम आता है तब तक आपके पास 3, 4, 5 महीने होते हैं। आप पूरा टाइम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे लगाइए। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरीके के कोर्सेज कराती हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गोल पर फोकस रहिए और अपनी स्टडी पे फोकस रहिए कि आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिंद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।